like a Hellcat. अभी तक हमने देखा कि मीमो जो कि सोंगसू को पसंद करने लगी है, इसलिए ये बात हैजुन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि सोंगसू हमेशा उस लड़की को अपना बना लेता है जो हैजुन को पसंद होती है। इसलिए हैजुन सोंगसू को चले जाने को कहता है, ये बोलकर कि तुम दफा हो जाओ, कोई भी तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहता, तुम हमेशा लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो। तो तब सोंगसू फैसला कर लेता है कि वो कुछ दिन बाद कोरिया छोड़ के चला जाएगा। अब नेक्स्ट डे मीमो जब जैसे घर से बाहर आई तो तब उसे सोंगसू के डोर के बाहर कुछ बॉक्स रखे दिखे कि तभी मिनवू भी बाहर आ गया, जो कि उन बॉक्स को ओपन करने ही वाला था कि तभी मीमो कुछ सोच जल्दी से भागकर मिनवू से वो छीन लेती है, क्योंकि ये सभी बॉक्सेस सोयोन के फैंस ने सोंगसू को सेंड किए थे, उसे उल्टा सीधा लिखकर। मिनवू पूछता भी है कि आप हमारा पार्सल क्यों ओपन कर रही हो, मगर मीमो ने कुछ बहाना बनाकर मिनवू को वहां से भेज दिया और फिर खुद से उन्हें अपने ऑफिस ले आई, जहां दिखाया गया कि सोयोन के फैंस ने सोंगसू की फोटो को कितना ज्यादा खराब कर रखा है। इसलिए मीमो यहाँ और ज्यादा परेशान हुई कि अब पता नहीं कब तक लोग सोंगसू को बुली करेंगे। और वहीं सोंगसू जो कि रात में अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा है तो वो मीमो को याद कर एक बार फिर रोने लगा। यानी अब सोंगसू ठीक एक देवदास की तरह बन चुका है। रात में हैजुन मीमो को उसके वर्क प्लेस से लेने आया एंड देन दोनों साथ में वापस घर जाने लगे, मगर अब मीमो बदल चुकी थी। यानी वो ना ही हैजुन से नजरें मिला रही थी और ना ही स्माइल कर रही थी, जिसका ऐसा बिहेवियर हैजुन को बहुत ज्यादा फील हुआ। इसलिए मीमो को उसके घर छोड़ने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उदासी से अपने घर वापस जाने लगा, क्योंकि एक तरह से उसके लिए भी ये एक हार्ड टाइम है, जहां अब वो चाहकर भी मीमो के दिल में जगह नहीं बना पा रहा है। कि तभी उसे यून की बात याद आई, जिसने पूछा था कि अगर मीमो किसी और को लाइक करने लगी तो तब तुम क्या करोगे। इसलिए इस बात को याद कर हैजुन ने एक ज्वेलरी शॉप की तरफ देखा। अब नेक्स्ट डे हमें डोंगमी को दिखाया गया है, जो कि बहुत महंगा मेकअप कराने के बाद खुशी खुशी स्कूल आई, क्योंकि आज रात उसे फिर से तायुंग से मिलने जाना है। इसलिए जब एक दूसरी टीचर को वो अपनी हुडी दिखाते हुए पूछती है कि ये कैसी है, मगर वो टीचर डोंगमी का मजाक बनाने लगी कि तुम आखिर कब तक बॉयफ्रेंड की तलाश में इधर से उधर भागोगी, यानी अब तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। जिसकी बातों का सपोर्ट एक दूसरी टीचर भी करने लगी, यानी ये दोनों मिलकर डोंगमी का मजाक बना रही थी। तो तब डोंगमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया भी, मगर वो फिलहाल किसी को भी तायुंग के बारे में कुछ नहीं बताती। और जब रात में तायुंग से मिलने जा ही रही थी कि तभी रुककर ग्लासेस की शॉप को देखने लगी, जिसे देख उसे आइडिया आया कि क्यों ना आज मैं विदाउट ग्लासेस तायुंग से मिलने जाऊं। इसलिए वो ऐसा ही करती है और अपना लुक चेंज करके रेस्टोरेंट आ गई, जिसे देख तायुंग सरप्राइज हुआ, इसलिए डोंगमी को बहुत ही क्लोज से देखने लगा। डोंगमी पूछती है कि क्या मैं अजीब दिख रही हूँ, तो इस पर वो कहता है कि हाँ बहुत ज्यादा। तो ये सुन डोंगमी उदास होने लगी, मगर तभी तायुंग ने बताया कि मेरा मतलब तुम विदाउट ग्लासेस और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो, ठीक एक एंजल की तरह। तो ये सुन डोंगमी शर्मा के पागल हो गई, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायुंग उसको इतना ज्यादा लाइक करता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं बैग द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है, मगर उसको उसकी फ्रेंड्स ने अकेले घर के अंदर जाने के लिए फोर्स किया, ये बताकर कि योंग को भूख लगी है, इसलिए उसे हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तुम घर के अंदर जाओ। तो तब बैग द इस बात के लिए मान गई, मगर जब जैसे वो घर के अंदर आई तो तब बहुत बुरी तरह सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि पूरा घर बैग द के फेवरेट रेड रोजेस से डेकोरेट हुआ था, जहां उसे एक लेटर भी रखा मिला जिसमें लिखा था कि तुम आज भी मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जिसे रीड कर बैग द इमोशनल हो गई, इसलिए बहुत ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाई उसे ऐसी कंडीशन में एक्सेप्ट करेगा। कि तभी टाई भी वहां आ गया, जो कि बैग द को हक कर चुप कराने लगा। इसका मतलब अब फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है, जिस बात को जानकर मीमो, एरान और डोंगमी ये तीनों भी काफी ज्यादा खुश थी कि चलो अब फाइनली बैग द भी हैप्पी रहा करेगी। मगर तभी हैजुन मीमो को कॉल कर मिलने बुलाने लगा, इसलिए मीमो हैजुन से मिलने एक रेस्टोरेंट आई, जहां पहले हैजुन ने मीमो को फ्लावर्स दिए, ये बताकर कि
मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा था इन्हें अपने साथ लेकर आते हुए, मगर इस बात पर मीमो ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि बस फेक स्माइल देती है। और फिर अब जैसे ही हैजुन मीमो को एक रिंग बॉक्स देता है ये बोलकर कि प्लीज़ इसे ओपन करके देखो, तो तब मीमो के होश उड़ गए, क्योंकि उसे जिस बात का डर था कि कहीं हैजुन उसे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर दे, मगर अनफॉर्चुनेटली अब वही सब हो रहा है। इसलिए मीमो ने डायरेक्ट रोना शुरू कर दिया। हैजुन अनजान बनकर पूछने लगा कि तुम रो क्यों रही हो, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो चुकी हो। तो तब मीमो ने हिम्मत करके सच बताया कि सॉरी, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मुझे पता है कि हमारे लव रिलेशनशिप की स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने की थी, मगर सच में दिल से सॉरी, क्योंकि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। जिस बात को सुन हैजुन के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि उसे पहले पता था कि ऐसा होने वाला है, मगर वो तब भी अपने दिल को झूठी तसल्ली दे रहा था। और फिर अब इससे पहले कि मीमो बताती कि मैं सोंगसू को लाइक करने लगी हूँ, मगर हैजुन उसे कुछ भी कहने नहीं देता, बल्कि सिर्फ चुप रहने को बोलता है। और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ वहाँ से चला गया, रिंग बॉक्स वहीं छोड़ के। जिसके जाते ही मीमो और भी ज़्यादा बुरी तरह रोने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था ये सब करने के बाद। तो वहीं हैजुन का भी रो रो कर बुरा हाल था। मीमो अब गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वापस घर आ ही रही थी, जिसे एक आदमी छेड़ने लगा, मगर तभी सोंगसू ने वहां आकर मीमो को बचा लिया। तो तब मीमो और ज़्यादा गुस्सा होती है कि तुम आखिर क्यों मेरी हर चीज़ में इंटरफेयर करते हो, यानी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। पता भी है आज तुम्हारी वजह से मैं किसी खास का दिल दुखा चुकी हूँ। काश तुम हमारे बीच आए ही नहीं होते तो कभी कोई हर्ट होता ही नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। तो ये सुन सोंगसू काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ एंड मीमो को चुप होने के लिए बोलने लगा कि प्लीज़ मेरी वजह से रो मत, मगर मीमो चुप होती ही नहीं। बाय द वे मीमो ये सब ड्रंक हालत में बोल रही थी, मगर सोंगसू घर वापस आकर सोचने लगा कि हैजुन भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता और अब मीमो भी मुझसे दूर होना चाहती है, इसलिए मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए। इसलिए फिर सोंगसू अपने बेटे मिनवू के रूम आकर उससे पूछता है कि क्यों ना हम कोरिया छोड़ के तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर यानी अमेरिका चलें। तो इस पर मिनवू जो कि समझदार है वो समझ गया कि उसके डैड इस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हुए हैं, इसलिए वो भी कोरिया छोड़कर जाने के लिए मान गया एंड देन अपने डैड को हक कर चुप कराने लगा। दूसरी तरफ मीमो को सोचते सोचते रात से सुबह हो गई, इसलिए सुबह होते ही वो हैजुन के अपार्टमेंट के नीचे उससे मिलने पहुंची, मगर हैजुन नीचे आता ही नहीं, क्योंकि उसे बिल्कुल भी मीमो की कोई बात नहीं सुननी। इसलिए बहुत घंटों तक वेट करने के बाद जब हैजुन आया ही नहीं तो तब मीमो वहां से चली गई। और वहीं हैजुन जो कि अपने रूम में है वो उस दिन को याद करने लगा जब उसने यून से पूछा था कि मुझसे शादी करने के बाद क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल थी। तो इस पर यून ने बताया अकेलापन, यानी मैं शादी के बाद खुद को और ज़्यादा अकेला फील करने लगी थी। तो तब ये बात सुन हैजुन चुप हो गया था। अब नेक्स्ट सीन में सोंगसू ने रिजाइन लेटर अपने बॉस को दिया, जिसे देख वो उदास हुए कि क्या तुम सच में जा रहे हो। और फिर जब इस बारे में सोंगसू के दोस्त को खबर हुई तो तब वो काफ़ी बुरी तरह रोया कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बट अब क्या कर सकते थे क्योंकि सोंगसू रुक नहीं सकता है। अब नेक्स्ट डे हैजुन जो कि अपने ऑफिस में है कि तभी मीमो बिना अपॉइंटमेंट वहाँ घुस आई, क्योंकि उसे कैसे भी करके हैजुन को सफाई देनी है और उसको दिल से सॉरी भी कहना है। मगर अब इससे पहले कि वो कुछ बोलती कि तभी हैजुन कहता है कि रुको, पहले मैं बोलूँगा, यानी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और एक दूसरे से मिलना बंद करते हैं, क्योंकि मैं और ज़्यादा टाइम तक तुम्हें लाइक करना नहीं चाहता हूँ। जिसे ऐसा कहता सुन मीमो शॉक हुई। देन हैजुन बताता है कि मैंने तुमसे कई बार बोला था कि अपने दिल में सिर्फ मुझे रखना, बट तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, यानी आज से तुम फ्री हो, इसलिए चलो एक दूसरे को हर्ट करना बंद करें। तो तब मीमो खुद को हॉरिबल पर्सन कहने लगी कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो तब मुझे लगा था कि तुम ही मेरे ड्रीम बॉय हो,
इसलिए मैं तुम्हें वन साइड लव कर बैठी और अब जब तुम भी मुझे लाइक करते हो तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, इसलिए शायद ही मुझसे बुरा इंसान कोई होगा। मगर मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स है तो तब ऐसी सिचुएशन में मेरा तुमको डेट करना ठीक नहीं, यानी फिर ये एक तरह से चीटिंग होगी। मगर ट्रस्ट में पहले मैंने तुमको सच में दिल से चाहा था। और फिर हैजुन को उसका रिंग बॉक्स वापस करते हुए बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मुझ पर गुस्सा निकाल सकते हो, यहाँ तक कि मुझे गाली भी दे सकते हो। तो तब हैजुन पूछता है मगर कैसे, यानी मैं कैसे तुम्हें गाली दे सकता हूँ, माना कि अब तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ, मगर तुम मेरे लिए ऑलवेज वंडरफुल पर्सन रहोगी, ना कि हॉरिबल। जिसकी वजह से मैं हंस पाया और खुद को समझ पाया। तो ये सुन मीमो हैरान हुई कि हैजुन अब भी उसकी रिस्पेक्ट करता है। हैजुन आगे बताता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मगर अब तुम्हें भूलने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, इसलिए आज हम दोनों लास्ट टाइम बात कर रहे हैं। तो ये सुन मीमो रोना शुरू कर देती है। तो फिर तब हैजुन कहता है चलो फिर बाय, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोते हुए नहीं देख सकता। तो तब मीमो वहाँ से चली गई, मगर बाहर आकर भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि हैजुन से ब्रेकअप करना उसके लिए कोई आसान बात नहीं थी। एंड वही हैजुन भी रिंग्स को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ, क्योंकि उसके लिए भी मीमो को भुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मीमो अपने अपार्टमेंट के बाहर आ चुकी है, जहां उसे सोंगसू से मिलना था, बट सोंगसू अपने घर में नहीं था। नेक्स्ट सीन में बैंग एक बार फिर एरान को मनाने के लिए आया, जहां वो उसे कुछ पिक्चर्स दिखाता है कि मैं तुमको कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ, कि लड़कियों की भीड़ में से भी आसानी से ढूंढ सकता हूँ, और जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तब भी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। जिन सभी बातों को सुन एरान इमोशनल हो गई। एंड देन बैंग उससे वापस उनके घर चलने को कहने लगा, जहां वो दोनों हमेशा खुशी से रह सके। तो तब एरान कुछ बोलती तो नहीं, मगर बैंग के साथ वापस जाने के लिए मान गई। सो चलो फाइनली इन दोनों के बीच भी सब ठीक हो गया। अब नेक्स्ट डे हमें मीमो को उसकी कंपनी में दिखाया गया, जहाँ वो क्लाइंट्स अटेंड कर रही थी कि तभी बैगदा मीमो को एक बैड न्यूज़ बताती है, जिसे सुन मीमो ने अपने सभी कामों को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। एक्चुअली सोंगसू जा चुका है, इसलिए पहले मीमो सोंगसू के दोस्त से मिली, जिससे मिल कंफर्म हो गया कि सोंगसू सच में रिजाइन लेटर भी दे चुका है। देन मीमो सोंगसू को हर जगह पागलों की तरह ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी मीमो को नहीं पता कि सोंगसू कोरिया छोड़कर अमेरिका अपनी मॉम के पास जा चुका है। और फिर जब मीमो को सोंगसू कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए पहले तो वो बाहर बैठकर बहुत बुरी तरह रोती है कि तुम बिना बताए कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो। एंड देन थक हार कर अपने रूम में आकर लेट गई, क्योंकि अब ना ही उसके पास हैजुन है और ना ही सोंगसू, यानी अब मीमो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। और बस फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए, यानी मीमो आज भी सोंगसू के वापस आने का वेट कर रही है। यहाँ तक कि सोंगसू उसे बार बार अपने सामने दिखता भी है कि जैसे वो वापस आ चुका हो, मगर ये सब सिर्फ मीमो की इमेजिनेशंस थी। देन मीमो ने रोज सोंगसू के लिए नोट्स लिखे कि प्लीज़ सोंगसू वापस आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बोलना है, तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है, यहाँ तक कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारा एड्रेस पता नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए प्लीज़ सोंगसू वापस आ जाओ। मगर सोंगसू अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए मीमो हिम्मत हारने लगी कि शायद अब वो कभी दोबारा सोंगसू से मिल नहीं पाएगी। अब नेक्स्ट डे हम जेनी को देखते हैं, जिसने डायरेक्ट मीमो पर एग्स फेंकने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। मीमो जब जेनी से उसके ऐसा करने का रीज़न पूछती है, तो तब जेनी ने बताया कि हैजुन मीमो की वजह से बहुत ज़्यादा उदास है, यानी मीमो ने हैजुन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए वो पूरे दिन बस रोता ही रहता है। तो तब मीमो शांत हो गई और अपनी गलती मानने लगी कि हाँ सच में मैं मार खाने के लायक हूँ, क्योंकि सारी गलती सिर्फ मेरी है। मगर तभी वही पर्सन जो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं वो भी वहाँ आ गए, जो कि जेनी से अभी उन सभी एग्स को साफ करने के लिए कहने लगे। बेचारी जेनी फंस चुकी थी, इसलिए उसे मजबूरन क्लीनिंग काम करना पड़ा। और जब वापस घर जा रही थी, तो तब वो उन सभी सीन्स को याद करती है जब जब उसने हैजुन को रोते हुए देखा है। एक्चुअली हैजुन अभी तक मीमो को भुला नहीं पाया है, इसलिए उसे कॉल मिलाकर रोज उल्टा सीधा सुनाता है कि तुम आखिर कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, इसका मतलब तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी लड़की हो।
मगर हैजुन गलती से कॉल हमेशा मीमो की जगह यून को डायल कर देता है, जो हमेशा हैजुन की दर्द भरी बातें सुनकर उदास होती थी। मगर हैजुन की इस कंडीशन का दुख सबसे ज़्यादा जेनी को था, इसलिए वो नेक्स्ट सीन में हैजुन के पास आकर उसे भी इस सब के बारे में बताती है कि आप चिंता मत करो, क्योंकि जिसने आपका दिल तोड़ा था यानी मीमो, उसको मैं अच्छे से सबक सिखाकर आई हूँ एक्स मार के। तो ये सुन हैजुन के होश उड़ गए कि आखिर तुमसे किसने बोला था ये सब करने के लिए, यानी अगर मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, हमेशा तुम्हारी हरकतों को मजाक में लेता हूँ, इसलिए क्या अब तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना शुरू कर दोगी। जिसे फर्स्ट टाइम इतने गुस्से में देख बेचारी जेनी डर गई, क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हैजुन मीमो को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है। अब नेक्स्ट डे डोंगमी और तहयंग जो कि अपना आराम से मील एंजॉय कर रहे थे, जहां हम डोंगमी को बहुत ज़्यादा खुश देख सकते हैं कि तभी तहयंग का दोस्त तहयंग को पहचान वहां आ गया कि अरे तहयंग, तुम यहाँ कैसे, और ये कौन है, तुम्हारी बड़ी सिस्टर। तो ये सुन बेचारी डोंगमी का तो मुंह लटक गया, मगर तहयंग प्राउडली बताता है कि नहीं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो तब तहयंग के दोस्त का दिमाग घूम गया, मगर फिर उसने जैसे तैसे खुद पे कंट्रोल किया एंड देन डोंगमी को बताने लगा कि मेरा दोस्त तहयंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जो कि एज से तो 25 साल का है, मगर शौक और पसंद इसकी 30 साल उम्र वाली है। तो ये सुन तहयंग परेशान हुआ जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, एंड डोंगमी हैरान रह गई क्योंकि उसको तहयंग ने अपनी एज 28 बताई थी। दोस्त के जाने के बाद तहयंग सफाई देने लगा कि सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी एज बढ़ाकर बताई थी, बट आजकल लव रिलेशनशिप में 5 साल का एज गैप कोई मायने नहीं रखता। मगर डोंगमी तहयंग से चुप होने को कहती है क्योंकि वो अभी तक सदमे में थी, इसलिए वापस घर आकर एरान को भी इस बारे में बता देती है। ये कहकर कि मुझे लगा था कि मुझे फाइनली अपना लव पार्टनर मिल चुका है, मगर सब सपने टूट गए। एरान भी शौक रह गई कि इसका मतलब वो 25 का है और तुम 30 की, इसका मतलब जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट होगी एंड वो अच्छी जॉब ढूंढकर शादी के लिए लायक बनेगा, तब तक तुम 35 की हो जाओगी। इसलिए डोंगमी ने डिसाइड किया कि अब से वो तहयंग से मिलना छोड़ देगी, क्योंकि उन दोनों का कोई मैच नहीं। अब रात में हैजुन मीमो को जेनी की साइड से सॉरी बोलने आया, मगर तभी मीमो को सोंगसू के लिए एक बार फिर रोता देख वहीं रुक गया एंड समझ गया कि मीमो सोंगसू के जाने के बाद कितना ज़्यादा दुखी है, क्योंकि सोंगसू को कोरिया छोड़कर गए हुए पूरे 30 दिन हो चुके हैं। इसलिए हैजुन बिना मीमो से मिले वापस घर आ गया एंड किसी को कॉल करने की सोचने लगा। अब आफ्टर 2 डेज मीमो जो कि जल्दबाजी में है क्योंकि उसकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए उसे जल्द से जल्द कंपनी पहुंचना होगा। इसलिए जब जैसे वो लिफ्ट के सामने खड़े होकर लिफ्ट के ओपन होने का वेट कर ही रही थी कि तभी लिफ्ट के ओपन होते ही मीमो के होश उड़ गए, यानी पता नहीं उसने किसको देख लिया जो वो इतने ज़्यादा शौक में है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 12 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the